सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उसमें मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको बोरियत ना लगे। यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि अगर मैंने ये 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो डाल दी तो आपको कह रहे हटा यार कौन पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने सोचा क्यों ना कर छोटे 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 खूब छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर आपके सामने पेशकश करते हैं। अरे भैया, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डिवाइडेड है। पता है किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। हाँ जी, वेरी गुड। देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप वन, ग्रुप टू। ग्रुप वन के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। तो अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अल्कली मेटल से। और अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यानी कि शॉर्ट में बोले तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। और इसमें जो फ्रेंशियम है एफआर, वो है रेडियो एक्टिव। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं, बेटा पहला पार्ट, पहला वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेगा और अपन लोग छोटा छोटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी जनरल प्रॉपर्टीज देखेगा, और उसके बाद पार्ट 2 में फिजिकल प्रॉपर्टीज, पार्ट 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं किसके लिए? अल्कली मेटल के लिए, ग्रुप 1 के लिए। तो वो आएगा NS1। अब ये NS1 क्या होता है जरा इसको समझिएगा। अगर मैं लिथियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s1। अब तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए होगे ना? हाँ। सोडियम की कैसे लिखोगे बेटा, बताओ फटाफट? 1s2 2s2 2p6 3s1। उसी तरह पोटेशियम का लिखोगे तो लास्ट में आएगा 4s1। रुबिडियम का लिखोगे आएगा लास्ट में 5s1। समझ रहे हो ना? तो देखो, जो लास्ट में ये 2s1 आ रहा है, ये 3s1 आ रहा है, ये 4s1 आ रहा है, ले देकर तो भैया आपको NS1 ही देगा ना। तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, इफ इट इज आस्क्ड, इट कैन बी आस्क्ड, बिकॉज एक नंबर के लिए चहेता क्वेश्चन है, तो NS1 लिखेंगे, वेयर N रिप्रेजेंट्स द शेल। S मतलब S ब्लॉक में आ रहा है, और 1 मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके S ऑर्बिटल में जाकर बैठ जाए, वो S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। So the elements in which the last electron enters the s orbital are called s block elements. S orbital accumulate only 2 electrons, it has only 2 groups. s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसीलिए इसके पास सिर्फ 2 ही ग्रुप है, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, एक एल्कली मेटल एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो अभी हम लोग एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नोट्स कॉपी करते रहना, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा भैया, साथ साथ लिखते रहो। मैं चाहूँ तो आपको PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकता हूँ, बट फिर आप लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। फील चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट्स मोर ऑफ समझने का भी है और लर्न करने का भी है। तो भैया आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको तो वैसे भी कुछ नहीं आता, और ये ना लिखने से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या है, चुपचाप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखना चालू कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? कभी कभार बेटा हम लोग दाएं से बाएं जा रहे होते हैं, यानी कि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं या डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंक्रीज डिक्रीज करती हैं। जैसे मान लीजिए अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप इंक्रीज। अब अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अक्रॉस द पीरियड? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो होता क्या है, इन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का लोचा ऐसा होता है, खेल ऐसा खेला जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही हैं, कुछ डिक्रीज हो रही हैं। सिमिलरली कुछ इधर से इधर जाने में, यानी कि अक्रॉस द पीरियड जाने में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डायगोनली वो लोग नेट रिजल्टेंट 0 दिखाती हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ऐसा हालांकि सब में नहीं देखा जाता, सिर्फ पीरियड 2 और पीरियड 3 के कुछ कुछ एलिमेंट्स में। कौन से वो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं? लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखलाता है, मतलब जो लिथियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही मैग्नीशियम की होंगी, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ दिखाता है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ओनली दीज एलिमेंट्स शो द डायगोनल रिलेशनशिप
विद द ग्रुप विद द पीरियड 3 एलिमेंट्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरुआत होती है हमारी एटॉमिक साइज, यहां से शुरुआत होती है हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की। तो ये अक्रॉस द पीरियड की हम बात करें तो पीरियड 2 में आपके पास एलिमेंट्स क्या आएंगे? ली, बे, बकनॉफ। नियॉन को मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर वैंडरवाल रेडियस होती है, तो कोवेलेंट रेडियस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। वैंडरवाल रेडियस काफी बड़ी होती है ना। तो ली, बे, बकनॉफ ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। तो एल्कली मेटल जो कि यहाँ पे लिथियम है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके नीचे एलिमेंट्स लिखता, सोडियम यानी कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिखता, तो सोडियम अपने में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज लेकर आता। यानी कि मैं ये कह सकता हूं द एटम्स ऑफ अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहला वाला एलिमेंट तो लार्जेस्ट साइज का होगा और सबसे पहला वाला अल्कली मेटल होता है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही नीचे जाते हैं एक शेल बढ़ती है। तो जैसे जैसे एक एक शेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा साइज इंक्रीज होता रहेगा। और जानते हैं क्यों? जैसे शेल इंक्रीज होती है ना तो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं विद द इंक्रीज इन न्यू शेल, जैसे जैसे एक शेल बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा। एटॉमिक साइज एक्सपैंड करेगा। अब अगर आप में से कई बच्चों को ये नहीं पता कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का क्या लोचा होता है, तो मैं उसको थोड़ा सा समझा सकता हूं। वो ये है कि आप ये एक एटम मान लीजिए जिसकी यहाँ पे 3 से 4 शेल्स हैं, ठीक है, और ये एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैं इनर मोस्ट ऑर्बिट में बना देता हूं। अब बेटा ऐसा है कि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा है वैलेंस शेल में, उसको न्यूक्लियस की तरफ से जो फोर्स मिलता है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पुल। अब ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा हुआ आएगा, तो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन झक थोड़ी ना मारेंगे, उनके पास भी नेगेटिव चार्ज है बेटा। जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएगा तो यहां पर रिपल्जन महसूस होगा। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स विल गिव द फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्या देंगे? फोर्स ऑफ रिपल्जन। और इसी फोर्स ऑफ रिपल्जन को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो खुद सोचिए, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मैं मानता हूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन ये देखा गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। कब? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यहां पे लिखा है डाउन द ग्रुप देयर इज द प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ वन न्यू एनर्जी शेल। As a result, the screening effect caused by the inner field shell on the valence electron increases and the electron clouds tends to expand. अब Na और Na प्लस में कह रहा है किसका साइज ज्यादा है? दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, जब आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे हम इसकी बात करें, अगर आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पूरी की पूरी वैलेंस शेल ही खाली हो गई। साथ में न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। और जैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कैटायन का एटॉमिक साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा ही होता है। कैटायन कैसे बनता है? जब आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कैटायन एटॉमिक साइज इज ऑलवेज लेसर देन इट्स पेरेंट एटम। यानी कि Na का साइज बड़ा होगा, Na प्लस का छोटा होगा, K का बड़ा होगा, K प्लस का छोटा होगा, Ca का बड़ा होगा, Ca प्लस का छोटा होगा। क्या? एटॉमिक साइज। यस। क्यों होगा?
because after the removal of one electron the nuclear pull will increase on the valence shell, so it will try to contract the electron cloud. Moving on to the next property is the ionization enthalpy, and you must have studied in the periodic properties. क्या होता है ionization enthalpy? आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन को जो आप एनर्जी देते हैं ताकि वो निकल जाए, उस शेल के बाहर आ जाए, उस एटम के बाहर आ जाए, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, है ना? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हालांकि इसमें कुछ कीवर्ड्स मिसिंग है, का आइसोलेटेड गैसेस एटम में होना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। हालांकि हम लोग उस पर भी डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की कैसी है। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। वो लूजली बाउंडेड होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। नीचे जब नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, लीबे बकनॉफ नहीं, वो हिलीना की रूबी से फ्रेंडशिप हुए, तो जो CS होगा उसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होगा। अब जब एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम लग रही होगी, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान होगा। किस केस में? सीजियम के केस में। भाई समझ है ना? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। The first ionization enthalpy of the alkali metal is quite low as compared to the elements of the other groups belonging to the same period। ये बात कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकल सकते। आपको पहले एक एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर आप सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डालेंगे, तब जाकर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फर्स्ट IE कह रहा है अल्कली मेटल की बहुत कम होती है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो रीजन यहां लिखा है, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग द लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल को आराम से आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं अल्कली मेटल के केस में, क्योंकि उनकी फर्स्ट एनर्जी काफी छोटी होती है। ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच एलिमेंट इज हैविंग द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप 1, तो दैट इज द सीजियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका रीजन नीचे लिखा है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, इनकी सेकंड IE की अगर बात करें तो बेटा बहुत ज्यादा होगी। जैसे सोडियम के केस में बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया तो ये 1s2 2s2 2p6 बन गया, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नियॉन के होते हैं। तो कोई भी अल्कली मेटल से अगर आप आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उत्पन्न कर लेता है या उस पर लागू हो जाता है। तो बहुत दिक्कत होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि भाई इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। So the second IE of the alkali metal is quite high because removal of one electron results into the stable noble gas configuration। इसीलिए कहा जाता है कि अल्कली मेटल सिर्फ यूनी पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, यानी कि तुमने हमेशा Na+ सुना होगा, तुमने कभी भी Na2+ नहीं सुना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि अल्कली मेटल यूनी पॉजिटिव आयंस ही क्यों होते हैं या ये डाई पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए वो नामुमकिन होती है या बहुत बहुत हाई होती है, मिल नहीं पाती, मुश्किल होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाता है अल्कली मेटल आयन, कोई भी हो। अगर K को ले तो K+ हो जाएगा, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी आ जाएगी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की या मेटालिक करेक्टर की। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं आराम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो वो चीज क्या दर्शा रहा है कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है। मेटालिक करेक्टर भी बहुत बढ़िया है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि अल्कली मैटर आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आर टिपिकल मेटल्स। और ये दोनों प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सामना करते हैं हम लोग। ठीक है?
सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम, नॉट फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।